हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन। ये पहला पार्ट है हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन का। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन और इसके अंदर सबसे पहले तो कुछ भी समझने से पहले यू हैव टू नो अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस कि भाई इंटरनेशनल टैक्सेशन के जो प्रोविजंस हैं वो किस पे लगेंगे किस पे नहीं लगेंगे, वो डिटरमाइन करने के लिए आपको उसका स्टेटस डिटरमाइन करना जरूरी है कि यार वो नॉन रेजिडेंट है या आर बट NOR है। अकॉर्डिंगली इनके लिए जो मैकेनिज्म है, जो प्रोविजंस हैं, वो इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बेसिक चीज है उसको सबसे पहले करते हैं कि भाई रेजिडेंट्स का आपको स्टेटस जानना है। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली टैक्सेशन देखना है कि यार कहाँ कहाँ की इनकम इस इंसान के लिए टैक्सेबल होने वाली है। लाइक लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि जो रेजिडेंट है, जो इंडिया का रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके लिए पूरे वर्ल्ड की किसी भी सोर्स से कहीं की भी इनकम होगी वो यहां पर इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर जो आता है आपका नॉन रेजिडेंट, तो उसके लिए अगर कोई सोर्स आप पे है या कोई नेक्सस आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो उस केस के अंदर वहां पर वो टैक्सेबिलिटी आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले जो बाकी की चीजें हैं उसमें बहुत डिटेल्स हैं, किसी चीज में एग्जम्पशन है, किसी में अलग रेट है, अलग अलग चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हमें जानना तो पड़ेगा ना कि जो इंसान NR है कौन, या फिर रेजिडेंट कौन है, या फिर R बट NOR कौन है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हमारे पास आते हैं ये वाले प्रोविजंस जिससे आप पता कर सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपके देखो 3 डिविजन्स होते हैं यहाँ पे। एक तो आपका होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, पहला। उसके बाद आपके पास आता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, एंड थर्ड नंबर पे आपके पास आता है नॉन रेजिडेंट। अब इन सबको डिटरमाइन करना है हमें, उसके लिए कुछ कंडीशंस हमारे सामने रखी गई हैं। अब कंडीशंस को आपके सामने पुट आउट करने के लिए आई एम गोना मेक सम एक पैटर्न सा बनाऊंगा मैं। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, प्लस एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे गलतियां भी बहुत कम होंगी। तो सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में आप अपना स्टेटस, जो ये स्टेटस होता है ना, वो हर साल आपका डिटरमाइन होता है, ठीक है। हर साल आपका चेंज हो सकता है। इस साल आप रेजिडेंट हो, अगले साल आप R बट NOR हो सकते हो, उससे अगले साल आप नॉन रेजिडेंट हो सकते हो। तो इसीलिए हर साल इसको डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ऐसा नहीं है कि एक बार देखा और उसके बाद वही चलेगा। सो एवरी ईयर यू हैव टू डू दैट एंड यू हैव टू डू दैट फॉर द प्रीवियस ईयर, जिस साल की आप इनकम कंप्यूट कर रहे हो। तो उस पर्पस के कंप्लीट करने के लिए यहां पर आपके पास आता है कि हाँ, तो यहां पर वो चीजें आपके पास हो जाती है। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा आपके पास, यहां जस्ट सपोज दिस इज योर प्रीवियस ईयर, जिस ईयर की इनकम आप कंप्यूट कर रहे हो। सो दिस इज योर प्रीवियस ईयर, इसको हम करंट प्रीवियस ईयर भी कह सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं आपके पास उस प्रीवियस ईयर से पहले के ईयर्स, लाइक प्रायर टू द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो उससे पहले के प्रीवियस ईयर, जिसको हम सिर्फ प्रीवियस ईयर्स बोलेंगे क्योंकि इस वाले साल को हम करंट प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं के अंदर आपको यहां पर देखना है। अब किस तरीके से, सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि 2 टाइप की आपके पास कंडीशंस होती हैं, बेसिक कंडीशंस एंड एडिशनल कंडीशंस। 2 बेसिक कंडीशंस हैं और 2 एडिशनल कंडीशंस हैं। तो अगर मैं बेसिक की बात करूं तो भाई बेसिक कंडीशन के अंदर पहली जो कंडीशन होती है वो ये आती है कि अगर कोई इंसान करंट प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज या उससे ज्यादा और मोर, इस बात पे आपको ध्यान रखना है, और मोर दैट मींस कि 182 दिन तो मिनिमम होने चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हों वी डोंट केयर, ठीक है। तो 182 दिन मिनिमम अगर वो रहा है तो पहली बेसिक कंडीशन जो है आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या प्रायर ईयर्स को लेके कोई कंडीशन है फर्स्ट बेसिक कंडीशन के अंदर? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हम NA लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक कंडीशन नंबर 1। ओके, अब देखते हैं बेसिक कंडीशन नंबर 2 आपके पास आती है। वहां पर करंट प्रीवियस ईयर के अंदर आपका एटलीस्ट 60 डेज, यानी कि 60 डेज और मोर का स्टे होना चाहिए। अगेन यहां पर सेम चीज आ गई, 60 डेज और मोर। क्या यहां पर प्रीवियस ईयर की कोई कंडीशंस हैं? तो वो है, प्रीवियस ईयर की कंडीशन ये है कि पिछले 4 सालों के अंदर आपकी जो आप इंडिया में रहे हो वो होना चाहिए आपका एटलीस्ट आपका 365 डेज इन द लास्ट 4 ईयर्स। तो यहां पर आपके पास एक बेसिक कंडीशन के अंदर प्रीवियस ईयर की कंडीशंस भी आ गई। ओके, अब इसके बाद चलते हैं, सेकंड पार्ट हमारा इसका आता है कि भाई अब हमें देखनी है यहां पे एडिशनल कंडीशंस।
अब एडिशनल कंडीशन के अंदर भी हमारे पास दो हैं, ठीक है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। तो यहां पर करंट प्रीवियस ईयर का कोई डेज नहीं गिनने आपको एडिशनल कंडीशंस के लिए, तो यहां पर दोनों में ही नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। तो बेसिक कंडीशन में करंट प्रीवियस ईयर में दोनों के अंदर आपको दिन गिनने थे, एक में 182 और दूसरे में 60। एडिशनल कंडीशंस के अंदर करंट प्रीवियस ईयर का कुछ नहीं देखना, प्रायर प्रीवियस ईयर के अंदर क्या होना चाहिए कि भाई वो इंसान पिछले 10 सालों में एटलीस्ट 2 सालों के अंदर रेजिडेंट रहा हो। जो रेजिडेंशियल स्टेटस हम निकाल रहे हैं, इस ही मैनर में उसकी जो कंप्यूटेशन पिछले 10 सालों में की गई हो, वो एटलीस्ट उनमें से 2 साल के अंदर वो हमारी कंट्री के अंदर रेजिडेंट निकला हो। या फिर दूसरी चीज आती है, या फिर नहीं सॉरी, यहां पर आता है आपके पास एंड, यहां पर आता है आपके पास एंड, यहां पर आता है आपके पास और। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। एडिशनल कंडीशंस आपका दोनों सेटिस्फाई करना जरूरी है। बेसिक कंडीशन आप कोई भी एक सेटिस्फाई कर दो, आपको रेजिडेंट का स्टेटस तो मिल जाएगा। उसके बाद आप रेजिडेंट या ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, उसके लिए आपको एडिशनल कंडीशन चेक करनी है। और अगर आप दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, दैट मीन्स यू आर रेजिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ओके, दूसरी यहां पर एडिशनल कंडीशन क्या है आपके पास कि स्टे इन इंडिया लास्ट 7 ईयर्स में एटलीस्ट आपने 730 डेज का स्टे किया हो। तो ये आपकी होती है दोनों की दोनों यहां पर कंडीशंस कंप्लीट। तो ये है जो आपको डिटरमाइन करना है। आपको मैंने यहां पर डिटेल में सारी चीजें लिख के दे दी हैं। करंट प्रीवियस ईयर के अंदर सिर्फ बेसिक कंडीशंस में देखना है आपको, और जहां पर एडिशनल कंडीशंस आएगी वहां पर आप घुसोगे पिछले सालों में, और वहां से डेटा निकाल के लाओगे कि एटलीस्ट 10 सालों में 2 बार वो एटलीस्ट रेजिडेंट रहा हो, और पिछले 7 सालों में एटलीस्ट 730 डेज इंडिया में उसने स्टे किया हो। अब इसको यूज कैसे करना है थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दिया, बट मैं आपको थोड़ा डिटेल में और बताना चाहूंगा कि भाई यहां पर कोई भी एक कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी तो रेजिडेंट तो आप बन गए, और अगर आपने दोनों नहीं करी तो फिर आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। सिंपल, ठीक है। अब रेजिडेंट बनने के बाद देखो, नॉन रेजिडेंट तो साफ साफ नॉन रेजिडेंट है, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, ठीक है। एनआर इज एनआर। आपने दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, देन यू आर अ नॉन रेजिडेंट। यहां पर हम लिख देते हैं कि भाई बोथ ऑफ बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। और बेसिक कंडीशन ही आपने सेटिस्फाई नहीं करी, आपने बेसिक कंडीशन ही आपने सेटिस्फाई नहीं करी है, तो आगे की कंडीशन को हम देखेंगे ही नहीं। सिंपल लॉजिकल सी बात बनती है। अब अगर आपने कोई भी एक सेटिस्फाई कर दी तो आपका काम बढ़ गया। तो अब आपको क्या देखना है कि भाई रेजिडेंट तो आप बन चुके हो, अब मेरे को यह डिटरमाइन करना है कि आप आर बट NOR हो या फिर ROR हो। तो अगर आपने दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आप हो आर बट OR, सॉरी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, यानी कि रेजिडेंट भी हो और आप आमतौर पे भी रेजिडेंट ही रहते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई भी एक कंडीशन एडिशनल सेटिस्फाई नहीं कर पाए, एक कर ली या एक भी नहीं कर पाए, तो उस केस में यू आर बट NOR कि आप रेजिडेंट तो हो बट आमतौर पर आप कंट्री में नहीं रहते। तो टैक्सेबिलिटी और जो भी प्रोविजंस होंगे वो इसी हिसाब से आपके ऊपर डिटरमाइन होंगे। तो ये जो प्रोविजंस हैं, ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की। जहां पर कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, ये सब चीजें जो भी चीजें आ जाएंगी आपके पास, उन केसेस के अंदर आपको ये सारी कंडीशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाली हैं। उसके लिए आपका अलग प्रोविजंस हैं, उनको भी हम इस वीडियो में फर्दर देखने वाले हैं। ये है आपका सेक्शन नंबर 6 और 1। आगे जो आएंगे सेक्शन 6, 2, 3, 4, उनमें आपके पास पार्टनरशिप फर्म का और कंपनीज का और इन सब चीज़ों का आपको रेजिडेंशियल स्टेटस देखने को मिलेगा। लेकिन अभी सिर्फ यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। एक बार मैं क्विक सा रिकैप करा देता हूं आपको। अभी तक हमने क्या देखा कि रेजिडेंट क्या होता है। रेजिडेंट के लिए आपको कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। रेजिडेंट बन गए तो हमें डिटरमाइन करना है कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरीली। एडिशनल कंडीशंस में से दोनों की दोनों सेटिस्फाई हुई तो आप ROR हो, वरना आप R बट NOR हो। और बेसिक कंडीशन एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो यू आर नॉन रेजिडेंट। तो ये तो हो गया आपका बेसिक। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लिकेशंस डालते हैं। अब यहां पर क्या होता है आपके पास कि कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिन केस में 3 ऐसे केसेस मैं आपको बता रहा हूं जहां पर जब ये जो 3 केसेस की बात करेंगे तो इन केसेस के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही देखोगे, उसके अलावा आप कोई भी बेसिक कंडीशन यानी कि जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो आप इग्नोर कर दोगे। ठीक है, वो 3 केसेस क्या हैं? सबसे पहली बात तो कि आप कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए वापस बाहर जा रहे हो इन द करंट। अब देखो बेसिक कंडीशन कौन से ईयर की चेक करते हैं हम? आपके करंट प्रीवियस ईयर की। तो यहां पर जाहिर सी बात है हम करंट प्रीवियस ईयर की ही बात कर रहे हैं। तो करंट प्रीवियस ईयर के अंदर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो जॉब करने के लिए, दैट मीन्स कि आप एक लंबे टाइम के लिए वहां पे जाओगे, स्टे करोगे, तो पहले से ही आपको एक तरह से मान के चलेंगे। तो हम ये तो कंडीशन देखो, अगर आप इंडिया से जा रहे हो, आप मान लो तीसरे महीने में जा रहे हो, तो दूसरी कंडीशन तो बहुत ईजीली, और आप हमेशा इंडिया में रहे हो, आप इंडियन सिटीजन हो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो देखो जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो तो आपके लिए बहुत ईजी है सेटिस्फाई करना। तो यहां पर इसको थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी बना दिया कि भाई देखो अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो और 180 दिन भी आप इंडिया में नहीं रहे, 182 दिन भी आप इंडिया में नहीं रहे जाने से पहले, तो हम आपको फालतू में इसमें रेजिडेंट वाले स्टेटस के अंदर नहीं घुसाएंगे, आपको हम नॉन रेजिडेंट मान लेंगे। ठीक है, इंडियन सिटीजन है और एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है इस केस में। दूसरा आपके पास आता है कि कोई मेंबर ऑफ इंडियन क्रू शिप है, यानी मर्चेंट नेवी वाले जो लोग होते हैं वो अगर बाहर जा रहे हैं, ठीक है, अब वो यार लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं, तो उस केस के अंदर लीव्स इंडिया, कोई इंडियन सिटीजन है, ब्रिंग अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, इंडियन शिप का क्रू मेंबर। देखो इंडियन सिटीजन और इंडियन शिप के अंदर अगर वो जा रहा है तो भाई इस केस में भी उसका यही सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा कि आपको पहली बेसिक कंडीशन ही चेक करनी है, दूसरी हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तीसरा आता है कि आप कोई वोकेशन के लिए, कोई प्रोफेशन के लिए, कोई बिजनेस के लिए आप बाहर जा रहे हो और आपकी जो इनकम है वो 15 लाख से कम है। इतनी कम इनकम है, कौन सी? अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम, ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, ये जो इनकम है ये आपकी 15 लाख से भी कम है और आप एक बिजनेस कर रहे हो या किसी प्रोफेशन के नाते आप बाहर गए हो। अगर ऐसा है तो भाई इस केस के अंदर, इन 3 केसेस के अंदर हम ओनली चेक फर्स्ट बेसिक कंडीशन। अगर वही सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट बन जाओगे, आगे का तो मैं देखना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन, ये चीज़ आपको दिखे तो आप एक बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कि आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई जा रहा है तो आपको ज़्यादा फालतू कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, पिछले सालों में कहाँ था, कितने में रेजिडेंट हुआ, कितने साल वो इंडिया में रुका है, कुछ नहीं देखना आपको बस ये देखना है कि इस साल में, जिस साल की मैं इनकम कंप्यूट कर रहा हूं, इस साल वो 182 दिन रहा कि नहीं रहा। ट्रिकी पार्ट क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि इनकम इज ओनली मेंशन इन द केस ऑफ बिजनेस या वोकेशन या प्रोफेशन के केस के अंदर, बाकी सैलरी और इंडियन शिप के केस में कोई अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ एक एट्रीब्यूट आपको दिया गया है कि आप इंडिया से बाहर जा रहे हो इन कामों के लिए, बट बिजनेस की बात आ रही है। अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से कम है तो पहली ही, ये आपके लिए बेनिफिट है। ये जो है ये बेनिफिट एक एसएससी के लिए है, डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। उनका फायदा तो रेजिडेंट बनाने में ही है, वो तो कह देंगे भाई 50 दिन रहो, 20 दिन रहो, रेजिडेंट बना देंगे। उनका फायदा रेजिडेंट बनाने में ही है, क्योंकि रेजिडेंट होगा तो पूरी दुनिया की इनकम यहाँ टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो यहां पर जहां 15 लाख से इनकम है उसके पीछे क्यों भागे हम? डिपार्टमेंट 15 लाख से कम वाली इनकम के पीछे क्यों भागेगा? नाउ द क्वेश्चन इज, इसी पॉइंट में से अब अगला पॉइंट ये निकलता है कि जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर है उनका क्या होगा? उनकी हम सेकंड बेसिक कंडीशन भी चेक करेंगे। बस फर्क इतना कर दिया है कि भाई 60 दिन से बढ़ाकर 60 डेज से इंक्रीज करके 120 डेज उन्होंने कर दिया है, और ये इंसान हमेशा आर बट NOR ही रहने वाला है। ओके, ये इंसान हमेशा आर बट NOR ही रहेगा। ये स्टेटस उसका, मतलब चाहे एडिशनल कंडीशन वो दोनों सेटिस्फाई कर दे, उसको ROR का स्टेटस नहीं मिलेगा। कौन? सिर्फ ये 3 लोग, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये 3 लोग। इन 3 लोगों के अलावा कोई भी है तो ये जो ऊपर हमने पूरा का पूरा ये प्रोविजन डिस्कस किया यही है, इससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना।
प्रॉब्लम जहां पर भी आपको ये 3 चीजें दिख जाएं कि भाई बिजनेस वगैरह के लिए बाहर गया है, इंडियनशिप में बाहर गया है या एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है, तो आपका दिमाग खटकना चाहिए कि ओके नाउ आई हैव टू लुक एट इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि अब मुझे फर्स्ट बेसिक कंडीशन को ही देखना है। ओके, यहां से अब बाहर निकलते हैं। ये वाली चीज यहां पर हो गई कि अगर 15 लाख से नीचे की इनकम है तो पहली बेसिक कंडीशन चेक करेंगे बिजनेस के केस में, 15 लाख से ऊपर की इनकम है तो सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, और वहां पर 60 दिन से 120 दिन बढ़ के हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस यहां पर आएगा। ओके, अब यहां पर एक पॉइंट ये आता है कि भाई आपने इंडिया गए, इंडिया से, या फिर आप इंडिया में आए, तो क्या जिस दिन आप इंडिया के अंदर पहुंचे या फिर जिस दिन आप इंडिया से बाहर गए, क्या इन डेज को इंक्लूड करेंगे व्हेन कैलकुलेटिंग दीज थिंग्स? क्या इस दिन को इंक्लूड करेंगे? तो भाई सीधी सी बात है, ये डेज भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि आप इंडिया के अंदर थे। जिस दिन आप इंडिया से गए उस दिन आप इंडिया में खड़े थे, और जिस दिन आप इंडिया में आए उस दिन भी आप इंडिया में खड़े थे। इसकी एक एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन कहाँ आती है? जब आप एक शिप के ऊपर जाते हो, ठीक है, इंडियन क्रूज शिप में जाते हो, जो हमने अभी 3 एक्सेप्शंस के अंदर पढ़ा, तो उस केस के अंदर आपको कहा जाता है कि आपको एक कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है। वो एक सेपरेट चीज़ है, क्योंकि सेपरेट प्रोविजंस हैं, सेपरेट तरीका है उस चीज़ को काम करने का। तो जहां पर आपको कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है, जिस दिन वो सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन आपका इंक्लूड नहीं होता, उस दिन मान लिया जाता है कि भाई आप बाहर हो, ठीक है। और जिस दिन आप साइन ऑफ करते हो शिप से, यानी कि पहली बात तो ये तो हुआ आपका जाने की डेट, ये हुई आपकी आने की डेट। इन दोनों डेट्स को और इनके बीच का जो टाइम होगा, इसको माना जाएगा कि आप इंडिया से बाहर थे। ओके, सो दिस इज द एंटायर प्रोविजन आपका यहां पर। ओके, सो इसके बाद एक आता है भाई बड़ा ही अजीब सा प्रोविजन, सेक्शन नंबर 6(1)(a). ये बात करता है डीम्ड रेजिडेंट के बारे में। डीम्ड रेजिडेंट, अब ये क्या होता है कि भाई कोई भी इंडियन सिटीजन है। अच्छा हाँ, ये चीज़ आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि ये जो बात हो रही है सारी की सारी, ये तीनों जो सर्कमस्टांसेस हैं जो हमने डिस्कस किए, यहां पर बात हो रही है इंडियन सिटीजन के बारे में। ओके, और बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो एक और एडिशनल आपके पास आ जाता है। वो एडिशनल आपके पास क्या आता है कि अगर मान लो कोई इंसान है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये इंसान कौन है कि भाई वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स या उसके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर पैदा हुए थे, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सिर्फ बिजनेस के केस के अंदर ये 2 लोग हैं। कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में ये चीज़ दी जा सकती है कि भाई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बिजनेस के लिए बाहर गया है, तो आप ये मत सोचना कि सिटीजन ही होता है। इस केस में दोनों के दोनों ही यहां पर आते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट के केस के अंदर भी कोई इंडियन सिटीजन है, ध्यान रखना, कोई इंडियन सिटीजन है, और ये जो इंडियन सिटीजन है ये आपका क्या कर रहा है यहां पर, इसकी टोटल इनकम जो है यहां पर भी देखो 15 लाख से ऊपर है, ठीक है, और ये इंडिया से बाहर रहता है, तो यहां पर इसको डीम्ड इंडिया में रेजिडेंट मान लेंगे अगर वो किसी भी और कंट्री के अंदर टैक्सेबल नहीं हो रहा है बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और उसका रेजिडेंस और ये सब चीज़ें। तो उस केस के अंदर उसकी इनकम जो है वो इंडिया के अंदर आके आपके पास टैक्सेबल हो जाएगी कि कहीं और तुमसे टैक्स नहीं लिया जा रहा तो हम ले लेंगे। लेकिन वो इनकम कौन सी होगी? एनी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम, एनी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम, एनी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है भाई, तो यहां तो हमारा कंप्लीट हुआ जो एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से रेजिडेंशियल स्टेटस आपका होता है। अब इसके बाद बहुत, ये था थोड़ा टिपिकल पार्ट, इसके बाद की चीज़ें बहुत आसान है क्योंकि भाई इसके बाद ऐसा आता है, अभी तक हमने सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 किया और एक अलग से सेक्शन 1A किया जो कि डीम्ड रेजिडेंट की बात करता है। अब हमारे पास क्या आ रहा है? सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन नंबर 2, ये बात करता है भाई कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिफाइन होगा। तो भाई HUF का हेड कौन होता है? HUF का हेड होता है आपके पास कर्ता, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। तो भाई कर्ता अगर मान लो, हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले तरीके से हमने रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला, इसी तरीके से कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। अगर वो मान लो इंडिया के अंदर है,
सॉरी यहाँ पर नो, ये चीज़ नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं होगी। अगर मान लो पहले आपको क्या करना है कि भाई अगर मान लो इफ़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर, सबसे पहले ये देखो कि इसका जो कंट्रोल है और जो मैनेजमेंट है ये आपका कहाँ है। अगर ये पूरा का पूरा या कुछ हिस्सा भी उस चीज़ का इंडिया के अंदर है तो भाई ये जो HUF है ये पूरा का पूरा रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो पूरा का पूरा बाहर है, होली आउटसाइड, तो यहां पर आपका ये बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। दैट मीन्स इंडिया के अंदर अगर ये पार्शियली भी कंट्रोल हो रहा है, कंप्लीटली होगा तो होगा ही, पार्शियली भी कंट्रोल हो रहा है तो भाई ये इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। अगर आप ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अब उसके बाद एक एडिशनल पॉइंट क्या आता है, अब उसके बाद यहां तक देखने के बाद हम क्या देखेंगे कि भाई हमारा कर्ता जो है, जो इसका हेड है, इसके बाद आएगा वो कर्ता वाला स्टेप। अब अगर मान लो पहले तो हमने ये यहां पर R डिसाइड कर लिया कि या तो ये R है या NR है। अब यहां पर ये डिसाइड करेंगे कि ये R बट NOR है या फिर R एंड OR है। अब ये डिसाइड करने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो हेड होता है इसका वो कौन होता है, कर्ता। अगर ये जो कर्ता है इसने बोथ द एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, बोथ एडिशनल कंडीशंस सेटिस्फाइड, इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर ये जो है R बट OR हो जाएगा, अदरवाइज R बट NOR हो जाएगा। तो ये एक तरह से ऊपर वाले ही तरीके से ये चीज़ यहाँ पर वर्क कर जाएगी। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम फर्म, AOP, BOI और अपना लोकल अथॉरिटी एंड AJP। फर्म, AOP, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और आपका कोई लोकल अथॉरिटी। इनका कैसे डिटरमाइन करोगे? तो भाई ये डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो इसमें भी यही चीज़ देखनी है सेम कि भाई जो होली एंड पार्टली कंट्रोल्ड इन इंडिया, तो उस केस के अंदर आप इसको दे दोगे आप रेजिडेंट का स्टेटस, और अगर नहीं ऐसा है तो उस केस के अंदर होली आउटसाइड इंडिया, तो भाई इसके अंदर आपका आ जाएगा नॉन रेजिडेंट का स्टेटस। ठीक है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट यहाँ पर ये इस तरीके से डिसाइड हो जाएगा, क्वाइट इजी। अब हम आते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। ये है सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन नंबर 3, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। स्टेटस ऑफ कंपनी। अब यहां पर क्या देखेंगे हम, देखो भाई इंडियन कंपनी है, अगर भाई कंपनी इंडियन कंपनी कौन सी होती है, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, ये सब चीजें होती हैं। तो अगर कोई इंडियन कंपनी है तो वो तो भाई ऑलवेज रेजिडेंट रहने वाली है, काम कहीं भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, ऑलवेज रेजिडेंट। लेकिन अगर कोई अदर कंपनी है, मींस फॉरेन कंपनी है, वहां पर हमारे पास प्रॉब्लम्स आएगी, वहां पर हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो वहां पर हम निकालते हैं उसका पोयम। पोयम का मतलब है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये यहां पर हमें कंप्यूट करना होता है, पोयम यहां पर कंप्यूट किया जाएगा और उसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि उसका जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस यहां पर क्या है। अब पोयम निकालने के लिए आपको 2 कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई करनी होती है। सबसे पहली बात तो क्या क्या कि भाई जो आपका एक्टिव बिजनेस है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, ये एक टेस्ट होता है आपका, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, यानी कि एक तरह से प्रूव करने जा रहे हैं कि भाई हमारा जो एक्टिव बिजनेस है वो इंडिया से बाहर ही है। वो प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ डाटा होता है जो आप प्रोवाइड करा सकते हो, उस डेटा के बेसिस पे डिटरमाइन हो जाएगा कि आपका एक्टिव बिजनेस बाहर है कि इंडिया के अंदर है। कि भाई ऑन पेपर आप जो मर्जी बोलो, सही में बढ़िया तरीके से आपका काम कहां पे हो रहा है वो पता कराना है। अब कैसे, दूसरी चीज क्या होती है कि भाई मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स कहां हो रही है। अब अगर ये इंडिया से बाहर हो रही है, आउटसाइड इंडिया अगर मैं कहूं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, फिर अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो भाई इस केस के अंदर आपका जो है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से बाहर माना जाएगा और आपको रेजिडेंट नहीं माना जाएगा।
ये कैलकुलेट किसके लिए करना है, क्या हर कंपनी के लिए करना है? तो भाई देखो वही बात है, जैसे 15 लाख वाली लिमिट हमने वहां देखी थी, छोटे मोटे लोगों के टेंशन डिपार्टमेंट नहीं लेता। जिस कंपनी के टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है उन्हीं कंपनीज को यहां पर कंसीडर किया जाएगा, उन्हीं की ये कैलकुलेशन घुसेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसके पीछे हम ज्यादा मत्था मारते ही नहीं है। ओके, अब यहां पर कैसे देखना है ये? अब देखो मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग कहां हो रही है, ये तो प्राइमा फेसी है, आप आइडेंटिफाई कर लोगे, आपको दिया होगा क्वेश्चन में दे रखा होगा कि यार टोटल मिला के साल भर में 10 बोर्ड मीटिंग हुई, 6 हुई इंडिया के अंदर। तो यानी कि मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग इंडिया में हेल्ड हुई है, तो हो सकता है दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करने पे एक्टिव बिजनेस इसका इंडिया में ही निकला है। मेन क्या है जो आपको टेस्ट देखना है, वो है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, ABOI टेस्ट इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, कि भाई आपका ABOI टेस्ट क्या है। अब इसके अंदर आपको क्या चीजें देखनी है, इसके अंदर 4 चीजें आपको देखनी है। सबसे पहली बात तो कि भाई जो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कंपनी है, उनकी जो पैसिव इनकम है वो 50% से तक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो पैसिव इनकम इज, मैं वर्ड जो यहां पे ध्यान से यूज कर रहा हूं उनको आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द कीवर्ड फॉर यू, अप टू 50% तक की पैसिव इनकम हो सकती है। 50.1 भी हो गई, परसेंट भी हो गई, तो उस केस के अंदर आपका ये पहला वाला तो आपका देखो फेल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आती है आपके पास कि आपके जो एसेट्स हैं, एसेट्स का लेस देन 50% ऑफ एसेट्स आर इन इंडिया। ये एक तरह से कंपनी प्रूव करना चाह रही है कि क्यों हम इंडिया में नहीं है, कि भाई हमारी पैसिव इनकम 50% से कम है, इंडिया में हमारी एसेट्स 50% से कम है, ये कंपनी बता रही है एक तरह से। ठीक है, तीसरी चीज आती है कि भाई हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो इंडिया में हमारे टोटल एम्प्लॉइज के 50% से कम है, 50% से कम है। ओके, उसके बाद आपके पास आता है लास्ट कि भाई सिर्फ एम्प्लॉय से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते ना, पेरोल एक्सपेंसेस भी हमारे इंडिया के अंदर 50% से कम है। ये कैसे होता है, क्यों है ये दोनों चीजें अलग अलग? पेरोल एक्सपेंसेस, पेरोल एक्सपेंसेस भी हमारे 50% से कम है। क्यों? क्योंकि अब एक बात सोच के देखो कि मान लो आपके पास कुछ छोटे छोटे एम्प्लॉइज हैं, कुछ बड़े एम्प्लॉइज हैं। अब आपने मान लो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे तो हो सकता है कि यार आप लेबर इंडिया से आउटसोर्स कर रहे हो, लेबर को आप मान लो 1000 लोग आपने रखे हुए हैं, उनको आप 10-10 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे हो, लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड आपके पास कुछ बड़े एम्प्लॉइज हैं जो सारे लेबर्स की मिला के सबसे ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। तो यहां पर हम उस चीज में भी देख सकते हैं कि भाई पेरोल एक्सपेंसेस भी किस तरीके से जा रहे हैं, पेरोल एक्सपेंसेस भी यहां पर इसको कंसिडर किया जा सकता है। हो सकता है आपने 1000 एम्प्लॉइज आपके आउटसाइड इंडिया हों, इंडिया में 10 ऐसे एम्प्लॉइज हों जो इन 1000 से ज्यादा का सैलरी उठा रहे हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए ये लूप होल भी ना बन जाए, तो यहां पर ये रख दिया। अब यहां पर क्या होगा, ये डाटा तो आपको मिल गया, आपको क्या क्या एक एक करके आइडेंटिफाई करना है कि भाई पैसिव इनकम 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एसेट्स 50% से कम होनी चाहिए इंडिया में, एम्प्लॉइज 50% से कम होने चाहिए। किसके? जितने मेरे टोटल एम्प्लॉइज हैं उतने एम्प्लॉइज के, यानी कि स्टार्टिंग में साल के मेरे कितने एम्प्लॉइज थे, ज्वाइन कितनों ने किया, लास्ट में छोड़ के कितने गए, जो बैलेंस निकलता है, जो क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। ठीक है, सेम वे एसेट्स का, सेम वे एम्प्लॉइज का, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आपका है वो आपका कितना बनता है। ठीक है, तो वो अगर आपका 50% से कम है इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। और मेन बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि ऑल द कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। अगर आपको ये डिपार्टमेंट कह रहा है उनकी कंपनीज को कि अगर आपको ये कहना है, अगर आप ये चीज कहना चाहते हो कि हमारा बिजनेस इंडिया से बाहर है, तो आपको सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। एक भी कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई नहीं कर पाए, यानी कि अगर मान लो आपके एम्प्लॉइज 50% से ज्यादा है इंडिया के अंदर, एसेट भले ही ना हो, एसेट चाहे 10% हो, हम ये मान लेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो इंडिया में है। और इन कंडीशन, अब देखो आपके पास 2 कंडीशन थी, एक ABOI और एक बोर्ड मीटिंग। तो यहां पर भी ये चीज कही जा रही थी कि इन दोनों कंडीशंस का भी सेटिस्फाई करना जरूरी है, और इसमें जो सब कंडीशंस हैं उनमें भी सबका सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो यानी कि
अगर आपको क्वेश्चन में ये दिखता है कि बोर्ड मीटिंग मेजोरिटी इंडिया में हो रही है तो ABOI टेस्ट जो मर्जी आए, आपका एक्टिव बिजनेस इंडिया के अंदर ही माना जाएगा। ये चीज सबसे ज्यादा क्रूशियल है कि आपको क्वेश्चन देखते ही आप आंसर तो आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको दोनों ही केसेस के अंदर बोथ ऑफ द कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी जरूरी है। इसमें सारी की सारी, और ये तो सब कंडीशन है ना, इससे पहले जो मेजर कंडीशन है उसमें भी आपको 1 और 2 बोथ द कंडीशन यू हैव टू सेटिस्फाई। तो ये हुआ गाइस हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक। पूरा का पूरा टॉपिक हमने कर लिया है, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो गाइज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे हम और वीडियोस इसके अंदर कंटिन्यूटी में मैं डालता रहूँगा, तो अलग अलग पार्ट्स में पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंक्लूड होगा। नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी NRI टैक्सेशन के ऊपर, और फिर एक वीडियो होगी आपकी एग्जाम्पशंस के ऊपर, और एक वीडियो बनेगी जिसके अंदर आपकी जो इनकम होती हैं अलग अलग टाइप की, उन इनकम्स को किस तरीके से इंडिया के अंदर माना जाता है। तो ये करके आपका पूरा का पूरा 4 हिस्सों में ये चैप्टर आपका कंक्लूड होता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।